Good morning, everyone. Welcome to Economic Times Daily News Analysis and Explanation. So today is 18th April and day is Monday. कवर करेंगे हम इकोनॉमिक टाइम्स को. इसके अंदर एक छोटी सी बात है कि अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप नीचे एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, उसको ज्वाइन कर सकते हैं. ऑलरेडी हमारे 2500 के आसपास मेंबर्स काफ़ी क्लोज हो चुके हैं, तो उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं. उसके अंदर आपको ये पीडीएफ वगैरह सारी मिल जाती हैं. ये चीज़ है पहली. दूसरी, इसके अलावा आज मैं एक पहले संडे का भी न्यूज़पेपर लेके आया हूँ, क्योंकि इसमें आपको 2-3 न्यूज़ हैं जिनका बैकग्राउंड चाहिएगा. मतलब एज अ बैकग्राउंड वो न्यूज़ चाहिए आपको आज की न्यूज़ को समझने के लिए. ये चीज़ है. तो उसके लिए पहली न्यूज़ है आपकी HDFC बैंक Q4 प्रॉफिट अप 23% ऑन लोअर प्रोविजंस. तो ये पहली न्यूज़ है. इसके अंदर बेसिकली बोला गया है HDFC बैंक ने अपना Q4 जो था उसकी रिपोर्टिंग दे दी है. Q4 की रिपोर्टिंग उन्होंने संडे को ही दे दी थी. इसका मीनिंग है कि आपके मार्केट पे फ़र्क पड़ना शुरू हो जाएगा आज मंडे के दिन. तो ये चीज़ है. HDFC बैंक Q4 प्रॉफिट अप रहा है 23%. हालांकि ये मार्केट एक्सपेक्टेशन से कम है, और इसके पीछे अगर आप रीज़न एनालाइज करेंगे तो रीज़न भी पॉजिटिव नहीं निकल के आता है. रीज़न भी इतना ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है. तो ये चीज़ है. मार्केट आपका प्रॉफिट ऊपर गया है. हालांकि प्रॉफिट सोर्स टू 10,055 करोड़ ऑन हायर फीस एंड कमीशंस, स्ट्रॉन्गर लोन डिमांड बट डाउन फ्रॉम दिसंबर क्वार्टर. तो ये आप देख सकते हैं कि दिसंबर क्वार्टर से एक्चुअली कम है प्रॉफिट, एंड आपका 10,055 करोड़ पे पहुंच गया है. और हायर फीस कमीशन, स्ट्रॉन्गर लोन डिमांड, ये सब इसके रीज़न बताए जा रहे हैं. अब इसके अलावा रिपोर्ट कार्ड जो है मैंशन है, इसके अंदर एक और टर्म आती है आपकी नई. प्रॉफिट मैंने आपको बता ही दिया है. NII एक टर्म आती है. इसका मीनिंग है नेट इंटरेस्ट इनकम. नेट इंटरेस्ट इनकम का बेसिकली मीनिंग होता है कि कितना आपकी एक कंपनी जो है इंटरेस्ट के डिफरेंस में कमा रही है. इंटरेस्ट का डिफरेंस होता है, जैसे एक बैंक का मेन काम ही एक्चुअली नेट इंटरेस्ट इनकम से पैसा कमाना होता है. इसके अंदर आता है आपका बहुत सारी चीज़ आती है. इसके अंदर आता है जैसे अगर आपने किसी को लोन दिया, बैंक ने किसी को लोन दिया, तो वहाँ पर उसे कितने पैसे उस लोन के बदले में मिल रहे हैं, या कहना चाहिए कितना इंटरेस्ट मिल रहा है, माइनस की जो डिपॉजिटर्स हैं उनको कितना पैसा बैंक को देना पड़ रहा है. तो ये जो दो इनका डिफरेंस होता है, इसको बेसिकली बैंक NII बुलाता है. और NII काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है. वो भी आपका 10% से लगभग ग्रो किया है. तो ये आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेगा. इस आर्टिकल के अंदर ये बता रखा है. बाकी इसमें हर पैराग्राफ के अंदर ये अलग अलग टोटल एडवांसेस, प्रोविजंस, GNPA ये सब बता रखा है. एडवांसेस का मीनिंग होता है टोटल लोन कितना दिया हुआ है बैंक ने, और लोन के अलावा भी मतलब काफ़ी सारा फॉर्म्स ऑफ क्रेडिट जो होती हैं, सारी फॉर्म्स ऑफ क्रेडिट ऑलमोस्ट इसके अंदर मैंशनड होती हैं. तो ये चीज़ है. और प्रोविजंस होते हैं. प्रोविजंस काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट है. प्रोविजन मतलब होता है जैसे जो बैंक क्या करते हैं कि मतलब कई लोग होते हैं जो क्या करते हैं कि वो बैंक का पैसा लेके बैड डेप्ट करके भाग जाते हैं. तो उसके अगेंस्ट मतलब बैड डेप्ट होने वाले हैं ये अज्यूम करके चलता है बैंक. और क्या करता है कि बैंक उन बैड डेप्ट के अगेंस्ट पहले ही अपना प्रोविज़न निकाल के रखता है. तो वो प्रोविजंस कहलाते हैं. प्रोविजंस एक्चुअली कंपनी के लिए लॉस ही होता है अगर आप एक जनरल सेंस के अंदर देखें तो ये चीज़ है इसके अंदर. अब इसके अलावा आगे चलते हैं. ओकिनावा टू रिकॉल ओवर 3,000 करोड़ 3,000 प्रेज प्रो ई स्कूटर्स. बस ये दो न्यूज़ है जो आपको चाहिए. हालांकि मैंने बाकी मार्क कर रखे हैं अगर आपको किसी को पढ़ना हो तो ये बेसिकली एक कंपनी है जापान से यहाँ पर आई है इंडिया के अंदर. और ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर्स और प्योर EV, इन दोनों के बाद काफ़ी बड़ी कंपनी है. और टाटा मोटर्स के बाद भी, टाटा मोटर्स भी EV के अंदर है, हीरो इलेक्ट्रिक भी EV के अंदर है. उन सभी के बाद एक काफ़ी मतलब थर्ड लार्जेस्ट ऑलमोस्ट कंपनी बन जाती है इंडिया के अंदर सेल्स के टर्म्स के अंदर. तो ओकिनावा ने अपने इनके कुछ स्कूटर्स के अंदर क्या हुआ था, जो EV स्कूटर होते हैं उनके अंदर आग लग गई थी, यानी उनको फायर केसेस में उसमें आ गए थे. तो उसके वजह से उन्होंने 3,000 आपके प्रेज प्रो ई स्कूटर्स, ये इनके ब्रांड का नाम है, तो इनको रिकॉल करना पड़ा, यानी वापस लेना पड़ा जो भी इनका सेल हो चुका था. ये छोटी सी न्यूज़ है इसके अलावा. और इसके अंदर एक और अब गवर्नमेंट पॉलिसी ही लेके आ रही है, रिकॉल पॉलिसी, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की होगी, जिसके अंदर भी ICE लगा होगा, इंटरनल कंबशन इंजन लगा होगा, जो कि हर EV के अंदर लगा होता है. तो उनके लिए पॉलिसी वैलिड होगी. इसके अंदर अगर आपको बेसिकली कोई फायर का केस आता है, कुछ आता है, जो कि अभी ओला इलेक्ट्रिक में और प्योर EV वगैरह में भी हुआ था, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो फिर वहाँ पर ये गवर्नमेंट की तरफ से ही एक कमेंट कोरिगेंडम बोलते हैं, शायद प्रोनाउंसिएशन शायद गलत हो सकती है, तो वो आ जाएगा. और गवर्नमेंट की तरफ से लीगल ऑर्डर के बेसिस पे उनको अपना रिकॉल करना पड़ेगा जो स्कूटर्स हैं, जो कि ओकिनावा ने यहाँ पर खुद कर लिए. इसके अलावा बहुत बेसिक न्यूज़ ही संडे के आर्टिकल के अंदर. जैसे पहली न्यूज़ आपको देखने को मिलेगी कि काफ़ी सारी कंपनीज अभी भी वर्क फ्रॉम होम करवा रही हैं, वर्क फ्रॉम एनीवेयर करवा रही हैं.
तो वो कंपनी इसका नाम दिया हुआ है और उसके कुछ एडवांटेजेस दिए हुए हैं, बहुत बेसिक है। और सेकंड न्यूज़ है आपकी वुमेन को ऑफिस में लाने का क्या तरीका है, तो डोंट ट्राई यहाँ पर लिखा हुआ है। बेसिकली कहना चाह रहे हैं कि 7 आउट ऑफ 10 फीमेल वर्कर्स जो हैं वो चाहती हैं कि उनकी जो अभी की जॉब्स है वो क्विट करके फ्लेक्सिबल वाली ले लें, ताकि अगेन ये वाला पॉइंट आ जाता है वर्क फ्रॉम एनीवेयर का कॉन्सेप्ट। इसके अलावा आगे चले तो बहुत ही ख़राब न्यूज़ भी आप इसको कह सकते हैं, मतलब फ्रंट पेज पे आने जैसी न्यूज़ ही नहीं है। इसके अंदर देखा है यहाँ पे, इट्स नॉट गवर्नमेंट जॉब टू टेल पीपल व्हाट टू ईट और नॉट। तो यहाँ पर काफ़ी सारे लोगों ने हलाल मीट को डिमांड किया है कि वो बैन हो जाए, तो ये अपने आप में काफ़ी बुरी बात है। हलाल मीट अगर आपको नहीं पता तो एक्चुअली मुझे एक्सप्लेन यहाँ पर नहीं करना चाहिए, थोड़ा ऐसा ख़राब टॉपिक हो जाएगा, आप सुबह सुबह वीडियो देख रहे होंगे। तो बेसिकली एक मीट का फॉर्म है और इसके अंदर मतलब हिंदूज़ काफ़ी ज़्यादा एग्रीटेड हो जाते हैं इसमें। मैं खुद भी एक हिंदू हूँ, अगर आप मेरे नाम से कंफ्यूज हो रहे हो, तो मेरे को कोई ऐसा पर्सनल बायस नहीं है, बट हाँ यहाँ पर ये चीज़ है। तो हलाल मीट को बैन करने की डिमांड की गई, उसमें गवर्नमेंट के मिनिस्टर ने कहा, काफ़ी अच्छी स्टेटमेंट मुझे तो लगी अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, कि गवर्नमेंट की जॉब नहीं है कि क्या किसको खाना है, ये बताए गवर्नमेंट। तो ये चीज़ है इसके अंदर। अब इसके अलावा एक छोटी सी न्यूज़, ये पॉजिटिव है सॉर्ट ऑफ न्यूज़, कि ओमिक्रॉन से रिलेटेड 3 वैक्सीन्स बनाई जा रही हैं, जिसका चाइना में हांगकॉन्ग के अंदर ट्रायल्स हो रहे हैं। शॉर्ट्स जहाँ पे लिखा है इसका मीनिंग है वैक्सीन। अब हम आज की न्यूज़ पे चलते हैं, जो मेन थी। इसके अंदर मुझे एक ही बेसिकली पुराना रेफरेंस चाहिए था, HDFC बैंक वाला। अगर मैं दिखाऊं इसकी नेगेटिव परफॉर्मेंस, तो ये मैंने एक दिन का चार्ट ओपन किया हुआ है। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि इनका शेयर प्राइस कितना ड्रास्टिकली फॉल कर गया है, लगभग 30 रुपीज़ के लेवल्स को इसने ये फॉल कर गया बेसिकली। तो अब हम चलते हैं मेन आज की जो न्यूज़ है इस पर, शार्प रेट हाइक्स मे नॉट बी जस्ट एन ऑप्शन इन फ्यूचर। तो इसमें आपको एक बैकग्राउंड थोड़ा सा पता होना चाहिए कि जब इन्फ्लेशन बढ़ता है तो RBI वहाँ पर इंटरवीन करता है, और एक रेपो रेट नाम की चीज़ होती है जिसको वो RBI चेंज कर सकता है, उसके खुद के पास डिसीजन होता है इसका। और रेपो रेट को चेंज करने से बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है जो मेन आपकी इन्फ्लेशन चल रही होती है उसके ऊपर। कैसे पड़ता है मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर रेपो रेट बेसिकली क्या होता है मैं आपको बताऊं, तो रेपो रेट होता है कि किस रेट पर बैंक लोन दे रहा है। बैंक लोन दे रहा है मतलब सेंट्रल बैंक लोन दे रहा है कमर्शियल बैंक्स को, तो उस रेट को आपका रेपो रेट बोलते हैं। अब अगर उस रेट में इंक्रीज़ कर देंगे तो यहाँ पर होगा क्या कि कमर्शियल बैंक्स यहाँ पर कम लोन ले रहे होंगे। कमर्शियल बैंक्स कम लोन ले रहे होंगे, इसका बेसिक मीनिंग ये निकल के आता है कि जो आपका लोग हैं यानी कि जो जनरल पब्लिक है उनके पास कम क्रेडिट जा रहा है, ये बेसिक मीनिंग निकल के आता है अगर आप एक सेंस के अंदर देखते हैं। अब यहाँ पर बोला है यह कि क्योंकि RBI इन्फ्लेशन पर फोकस कर रहा है तो उसकी वजह से शार्प रेट हाइक्स हमें देखने को मिल सकते हैं। रेट बढ़ाने से क्या होगा, मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया है कि लोगों के पास कम क्रेडिट जाएगा, और क्रेडिट कम जाने की वजह से मनी फ्लो कम हो जाएगा और इन्फ्लेशन कम हो जाएगा। तो इस तरीके से होता है यहाँ पर। अब यहाँ पर हुआ क्या है, इन्होंने ये जो प्रिडिक्शन निकाला है, क्योंकि ऐसा भी हुआ नहीं है, मे लिखा है यहाँ पर, और ये फ्यूचर में की बात है, फ्यूचर में ऐसा रेट हाइक हो सकते हैं। तो ऐसा कैसे निकाला इन्होंने, तो यहाँ पर हर चीज़ के डेरिवेटिव्स चलते हैं आज की डेट में। डेरिवेटिव्स मतलब होता है फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस टाइप की चीज़ें। इसके अंदर होता क्या है, जैसे मैं आपको गोल्ड का फ्यूचर का एग्जांपल मैंने काफ़ी बार दिया है। गोल्ड के फ्यूचर में क्या हो सकता है कि अगर गोल्ड के फ्यूचर्स का प्राइसेस बढ़ रहा है तो एक बहुत ही बड़ी पॉसिबिलिटी है कि गोल्ड का प्राइस भी फ्यूचर में बढ़ने वाला है, क्योंकि डिमांड फ्यूचर में एक्सपेक्टेड ज़्यादा है। तो इसकी वजह से क्या है, यहाँ पर इंटरेस्ट रेट के अंदर भी बहुत एक मेजर चीज़ चलती है जिसको बोलते हैं ओवरनाइट इंडेक्स्ड स्वैप्स, या फिर आप बेसिक भाषा में बोल सकते हैं इंटरेस्ट रेट स्वैप्स। अब मैं अगर आपको इंटरेस्ट रेट स्वैप्स एक्सप्लेन करूँ तो मैंने यहाँ पर ये पूरा एक फिगर बना रखा है, बट ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। मतलब मैं जनरली ऐसे किसी भी चीज़ को नहीं बोलता हूँ कि बहुत कॉम्प्लेक्स है वगैरह, बट ये चीज़ काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, और मतलब मैं अगर आपको एक्सप्लेन करूँ तो थोड़ा टाइम भी लग सकता है, तो बेयर विद मी और इसको समझते हैं एक बारी के लिए। तो पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको आई होप मेरा कर्सर दिख रहा होगा प्रॉपरली। तो ये आपकी जो ए कंपनी लिखी हुई है, ये एक कंपनी है या एक पर्सन भी कह सकते हैं। इन्होंने लोन लिया है $10,000 का एक बैंक से, जिसके अंदर उसको 7% इंटरेस्ट रेट देना पड़ रहा है। अब यहाँ पर ए का एक्चुअली में एम था कि वो वेरिएबल इंटरेस्ट के साथ जाए। वेरिएबल इंटरेस्ट का मतलब होता है कि एक कोई वेरिएबल चीज़ है, उसके ऊपर आप स्प्रेड ऐड कर देते हो। वेरिएबल चीज़ जो सबसे कॉमन चलती है वो है लिबॉर। लिबॉर का मतलब होता है लंदन इंटर बैंक एक्सचेंज रेट। तो इसके अंदर बेसिकली क्या होता है कि एक लंदन के काफ़ी सारे बैंक्स हैं, वो एक रेट निकालते हैं रोज़ सुबह। वो काफ़ी सारी कंट्रीज़ के अंदर, काफ़ी सारे ऑपरेशंस के अंदर यूज़ होता है। कोई भी आप इसको एक रैंडम वेरिएबल रेट बोल सकते हैं, जिसको इंटरेस्ट रेट को यहाँ पे बोल सकते हैं। अब यहाँ पर क्या हुआ कि इनका एम तो था वेरिएबल रेट का, बट हमने एक ऐसी सेटिंग करवाई है जिसमें हमने इनको बोला कि आप एक्चुअली में लोन ले लो जाके 7% इंटरेस्ट रेट पर। अब एक छोटा बैंक है थोड़ा, जिसकी रेटिंग थोड़ी कम है,
वो बैंक भी हमने यहाँ पर नाम दे दिया, उसको भी लोन चाहिए $10,000 का। उसका एम है कि उसे फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट मिल जाए। फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट का मतलब है कि उसको जितना इंटरेस्ट रेट लोन पर देना पड़ रहा है वो फिक्स्ड हो जाए। अब यहाँ पर भी हमने उल्टा खिलवाया इनसे, हमने इनको बोला कि आप लिबोर पे ले लो, लिबोर मतलब वेरिएबल इंटरेस्ट पे ले लो, और उसके ऊपर आपको 2% का स्प्रेड देना पड़ेगा, वो हम मैनेज कर लेंगे, वो हम देख लेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर ये हमने उल्टा उल्टा करके सेटल करा दिया। और हम अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हम अब यहाँ पर अर्निंग कर सकते हैं स्वैप करके। स्वैप मतलब क्या होता है कि क्रेडिट स्वैप करके, मतलब क्या होता है, इसका बेसिक लॉजिक होता है कि क्योंकि अगर जो बैंक बी है वो डायरेक्टली फिक्स्ड लोन पे जाता, फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट पर जाता, तो क्योंकि उसकी लो रेटिंग है उसको ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ता। तो यहाँ पर हमने क्या किया, हमने एक ही क्रेडिट बैंकिंग को, क्रेडिट वर्थ को यूज़ करके हमने खुद भी थोड़ा पैसा कमाया, और बी को भी अब कम इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा। कैसे देना पड़ेगा हम देखते हैं। अब यहाँ पर हम एक अजम्पशन लेते हैं कि अगर बी बैंक जो है वो अपना इंटरेस्ट रेट लेने जाता है, यानी फिक्स्ड रेट पे लेने जाता आपके बैंक के लोन को, तो उसको 10% पे मिलता। ये हम अजम्पशन ले लेते हैं, ये मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, ये एक बेसिक अजम्पशन अंडरलाइन हम ले लेते हैं। अब यहाँ पर हमने क्या स्वैपिंग की, स्वैपिंग का मतलब वैसे भी अलट पलट करना होता है। तो हमने इन दोनों के बीच में 2 कॉन्ट्रैक्ट किए। पहले कॉन्ट्रैक्ट में जो हमने बैंक ए से किया उसमें लिखा था कि आप हमें लिबोर प्लस 1% इंटरेस्ट रेट देंगे, क्योंकि आपको वैसे भी वेरिएबल रेट चाहिए था, हम आपको वेरिएबल रेट ला के दे रहे हैं। अब आपको लगेगा कि यहाँ पर 1% क्यों पे करना पड़ रहा है एक्स्ट्रा, तो हम 1% भी आपको कंपनसेशन दे रहे हैं। हम आपको जो बदले में दे रहे हैं लिबोर प्लस 1% के, वो है 8%। अब इनको पे करना है सिर्फ 7%, तो यहाँ पर 1% का इनको बीच में गैप मिल गया, और 1% इनको यहाँ पे ज़्यादा पे करना पड़ रहा था, तो वो आपस में कट जाएंगे और इनको एंड में आके सिर्फ लिबोर पे करना पड़ेगा। अब हमारे पास 8% कहाँ से आएगा, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और हम लिबोर का क्या करेंगे, लिबोर प्लस 1% का। तो हमने जो स्वैपिंग की है इसमें हम लिबोर प्लस 1% का जो रेट है वो हम दे रहे होंगे बैंक को, जो हमें कुछ नहीं करना है, ए से आएगा हमारे पास और हम बी को दे देंगे। और बी से हमने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है कि वहाँ पर हम 8.5% इंटरेस्ट रेट आपसे ले रहे होंगे, और क्योंकि ये फिक्स्ड ही चाहता था तो इसने भी इस बात को अग्री कर लिया है। तो ये यहाँ पर इस तरीके से हुआ पूरा, और हमें आप देख सकते हैं यहाँ पर प्योर प्रॉफिट हो चुका है स्वैप वाले बैंक को 0.5% का। तो काफ़ी बड़ा प्रॉफिट नहीं है, बट फ्री में प्रॉफिट हो रहा है, तो क्या दिक्कत क्या है इसके अंदर। अब यहाँ पर आपको समझ में आएगा कि इसमें क्या हुआ कि सबका भला हो रहा है, क्योंकि आप देखें लिबोर प्लस 1% मिल रहा है बैंक बी को, इसको पे करना पड़ रहा है लिबोर प्लस 2%। यहाँ पर 1% की एडिशनल पेमेंट जरूर हो रही है यहाँ पर, और यहाँ पर 8.5% की पेमेंट यहाँ पर हो रही है, यानी कि इसका एक्चुअल इंटरेस्ट रेट जो इसको पे करना पड़ रहा है वो हो रहा है 9.5%। बट क्योंकि ये फिक्स्ड चाहता था और हमने अजम्पशन ली थी कि यहाँ पर फिक्स्ड अगर ये चाहता है बैंक से लेना तो इसको 10% देने पड़ेंगे, तो इस तरीके से 0.5% का सेविंग ये भी कर रहा है। तो ये बहुत ही बड़ा एक पॉइंट निकल के आता है कि इसमें तीनों बैंक लगभग अपना फायदा कर रहे हैं। ये बैंक जो है वो अपना जो लिबोर प्लस 1% है, अगर इसको बाहर से मान लेते हैं लिबोर प्लस 1% पे ही मिलता जो आपका बैंक का लोन है, तो ये अपना 1% का फायदा कर रहा है। ये बैंक प्योरली 0.5% का फायदा कर रहा है, ये बैंक 0.5% का फायदा कर रहा है अगेन। तो ये चीज़ है यहाँ पर हमने मेन इसमें क्या किया कि जो बैंक ए था जिसकी क्रेडिट वर्दीनेस अच्छी थी उसको हमने यूज़ किया बैंक बी के लिए। अब यहाँ पर स्वैप बैंक का रिस्क ये होता है कि अगर बैंक बी कल को डिफ़ॉल्ट कर दे, ये जो पेमेंट है वो ना दे, तो वो क्या करेगा। तो इसके बेसिस पे पूरा स्वैप बैंक वर्क करता है। अब आपको आई होप समझ में आ गया होगा, यही आपका इंडेक्स जो स्वैप्स होते हैं। मैंने काफ़ी ज़्यादा टाइम ले लिया, बट ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा कॉन्सेप्ट और बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट था। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पर, टेक्नोलॉजी टू पुश इन्वेस्टमेंट्स ग्लोबली फॉर मेनी मोर ईयर्स। मैं थोड़ा फास्ट ट्रैक पर कवर करूंगा। इसके अंदर 2 पॉइंट लिखे हैं बेसिकली न्यूज़ के अंदर। पहली बात है कि अगर टेक्नोलॉजी जैसे जैसे इंप्रूव होगी, जैसे जैसे इन्वेस्टमेंट करना और ईजी होता जाएगा, तो वो आपकी इन्वेस्टमेंट को पुश देगा। सेकेंड बात है कि लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे ज़्यादा टेक्नोलॉजी के अंदर, टेक्नोलॉजी कंपनीज़ के अंदर, या आपके NFTs हैं, मेटावर्स है, ऐसे कॉन्सेप्ट्स के अंदर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो रहा होगा फॉर द नेक्स्ट 5 to 10 ईयर्स। ऐसा कह रहे हैं राजेश गोपीनाथ, जो कि आपके CEO हैं TCS के नए। तो आगे चलते हैं कंपनीज रीवर्किंग सप्लाई चेन मॉडल्स। तो यहाँ पर बेसिकली 2 पॉइंट निकल के आते हैं। पहला पॉइंट है कि रशिया में जो इन्वेजन हुआ पूरा, दूसरा पॉइंट की जो चाइना के अंदर लॉकडाउन वापस से लग रहे हैं। इन दोनों की वजह से क्या है कि जो काफ़ी सारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का ट्रेड होता था, काफ़ी सारे रॉ मटेरियल्स हमें चाहिए होते थे इन 2 कंट्रीज से, या इन 3 कंट्रीज से कहना चाहिए, तो या इनके आसपास वाली कंट्रीज भी हो सकता है कुछ इन्वॉल्व हो, तो उन सबसे जो चाहिए होता था, तो हमें उसके ऑल्टरनेटिव्स अब चाहिए आज की डेट में। क्योंकि वैसे भी रशिया और चाइना के अंदर जियोपॉलिटिकल टेंशन बना ही रहता है काफ़ी सारे रीजंस की वजह से। तो वहाँ पर काफ़ी सारे लोग चाइना +1
की पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कर चुके हैं और ये काफ़ी एक बड़ी टर्म बन चुकी है आज की डेट में। China+1 का मतलब है कि जो भी आप चीज़ चाइना से मंगा रहे हैं, ठीक है आप अभी चाइना से ही मंगवाओ, बट चाइना के अलावा एक और कंपनी या एक और कॉन्ट्रैक्टर आप रेडी रखो, जिससे अगर आप ऑल्टरनेटिव आपको मंगाना पड़े तो आप मंगा सको। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आपकी कंट्री में भी कुछ चाइना के साथ डिस्प्यूट हो जाए, फिर वो आपका ट्रेड बंद नहीं होना चाहिए, इसलिए China+1 की पॉलिसीज़ फॉलो करते हैं लोग। अब यहाँ पर होगा क्या कि यहाँ पर क्योंकि इम्पोर्ट की बात आ जाती है तो सप्लाई चेन पूरा इफेक्ट होता है इससे, तो उसकी वजह से सप्लाई चेन मॉडल में रीवर्क कर रहे हैं। और जो आपका यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, कंपनीज हैव फोर्स्ड टू लुक टू इंडोनेशिया, थाईलैंड, बांग्लादेश एंड वियतनाम एज सोर्सिंग ऑल्टरनेटिव्स टू चाइना। तो ये मैंने आपको बता दिया China+1 की वाली पॉलिसी का। तो ये आपको पूरा समझ में आ गया होगा यहाँ पर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर। तो ये आपकी नेक्स्ट न्यूज़ आ जाती है, अर्निंग्स वरीज ऑल्सो ऑन डी स्ट्रीट्स माइंड। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि अर्निंग वरी मतलब कि जो लोग अपना प्रॉफिट, जो कंपनी से अपना प्रॉफिट रिपोर्ट कर रही हैं, वो वरीसम है। वरीसम मतलब कि वो कम आ रहा है, वो एक्सपेक्टेशन से कम आ रहा है, तो उसकी वजह से आपको दलाल स्ट्रीट के ऊपर, दलाल स्ट्रीट मतलब होता है स्टॉक मार्केट, क्यों होता है मैंने आपको काफ़ी बार एक्सप्लेन किया हुआ है, अगर किसी को याद है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। तो स्टॉक मार्केट के ऊपर कैसे इम्पैक्ट पड़ रहा है अर्निंग्स कम आने का, ऑब्वियसली बात है एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो ये चीज़ यहाँ पर मेंशन की गई है। अगर हम फ्राइडे की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, द निफ्टी एंडेड डाउन 54 पॉइंट्स और 0.3% ऑन एट 17,475 एंड द सेंसेक्स एंडेड डाउन 237 पॉइंट्स और 0.4%। अब यहाँ पर 0.3% और 0.4% एक बहुत ही मार्जिनल डिक्रीज है, बट आपको आज भी मार्केट ओपन होने पे देखने को मिलेगा कि मोस्ट प्रोबेबली मार्केट आज नेगेटिव रहने वाला है। तो ये चीज़ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। लोअर देन एक्सपेक्टेड अर्निंग्स बाय इन्फोसिस एंड HDFC बैंक अनाउंस्ड ओवर द वीकेंड डिसअपॉइंटेड इन्वेस्टर्स। तो ये वीकेंड के ओवर पूरी जो दो अर्निंग्स अनाउंस हुई हैं, जिसके अंदर इन्फोसिस और HDFC का नाम आता है, तो उसकी वजह से इन्वेस्टर्स थोड़े डिसअपॉइंटेड हैं और इसी की वजह से मैं भी कह रहा हूँ यहाँ पर कि मंडे को मार्केट आपका वापस नीचे जा सकता है। अब यहाँ पर इसी पॉइंट को आगे करते हुए लिखा है इन्होंने, इक्विटी मार्केट वैल्यूएशंस आर मोस्ट स्ट्रेच्ड वर्सेस डेट मार्केट्स इन द लास्ट फ्यू ईयर्स अकॉर्डिंग टू CLSA। तो यहाँ पर बेसिकली बोला गया है कि क्योंकि मतलब वैल्यूएशन जो होती है वो एक काफ़ी बड़ा उसका कंपोनेंट होता है, वो प्रॉफिट पर डिपेंड करता है। प्रॉफिट का एक काफ़ी एक बड़ा आप कह सकते हैं, प्रॉफिट के अलावा एक टर्म होती है EBITDA मार्जिन्स। तो EBITDA मार्जिन्स के ऊपर काफ़ी सारी वैल्यूएशन की जाती है। तो एंटरप्राइज वैल्यू अपॉन EBITDA, EV अपॉन EBITDA वाला एक पूरा मॉडल चलता है जिसके अंदर वैल्यूएशन निकाली जाती है। तो अगर हम इस मॉडल की बात करें या फिर और भी बहुत सारे मॉडल्स हैं जिसमें अंदर प्रॉफिट यूज़ किया जाता है वैल्यूएशन निकालने के लिए, तो उन सभी मॉडल्स के अकॉर्डिंग हो क्या रहा है, क्योंकि प्रॉफिट ड्रॉप हो चुका है तो आज की डेट में जो शेयर प्राइस चल रहा है वो बहुत ही ओवर वैल्यूड है। और यही रीज़न है जिसकी वजह से शेयर प्राइस नीचे भी जाता है और लोगों के अंदर डिमांड कम होती है और धीरे धीरे करके वैल्यूएशन आपकी ऑलमोस्ट स्टेबल वापस से हो जाती है। ये यहाँ पर है मार्केट करेक्ट्स इटसेल्फ, एक बहुत ही पॉपुलर इसके अंदर चलता है टर्म। अब यहाँ पर एक टर्म आपको देखने को मिलेगी, लोन सिक्योरिटाइजेशन। अब ये बहुत ही एक और मतलब आज के लिए मतलब मैं कहना चाहूँगा इनफ हो गया है और ये एक और काफ़ी बड़ी टर्म है जिसको समझाने में थोड़ा टाइम लग सकता है। मैं आपको क्या करूँगा कि मैं आपको लोन सिक्योरिटाइजेशन और एक्चुअली ये जो क्रेडिट स्वैप्स वाला पूरी एक तरीके से कॉन्सेप्ट है, इसके लिए भी एक वीडियो दे दूंगा दोनों के लिए नीचे, तो उसको आप पढ़ सकते हैं। न्यूज़ के अंदर बहुत बेसिक है, न्यूज़ के अंदर लोन सिक्योरिटाइजेशन जो भी होता है, अभी आप ये अज्यूम कर लेते हैं जो भी होता है, तो उसकी वॉल्यूम ओवर 50% चली गई है, यानी कि 50% से ज़्यादा लोन्स जो हैं आज की डेट में टोटल मिला के सभी बैंक्स के, वो सब सिक्योरिटाइज़ किए जा रहे हैं। अब सिक्योरिटाइज़ कैसे होता है, क्या होता है, ये आज मैं नहीं समझा पाऊंगा क्योंकि थोड़ा आपके माइंड पे भी लोड पड़ेगा फालतू में। और मैं आपको यही रेकमेंड करूंगा कि ये वाली फ़ोटो आप ज़रूर सेव कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें और इसको 2-3 बार ज़रूर पढ़ें और ये जो एक क्वेश्चन लिखा है नीचे इसको भी सॉल्व करने की कोशिश करें। ये मैंने आपको बता रखा है ऑलरेडी आंसर, बट फिर भी एक बार पढ़ के इसको अपने माइंड में सोचें। बाकी दैट इज़ इट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। सो दैट इज़ इट।